एक सवाल, क्या हमारा देश असल में एक फेडरल यानी संघीय देश है? अगर जवाब हाँ लग रहा है ना, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ा इल्यूजन है जहां एग्जाम में और रियल लाइफ में लोग धोखा खा जाते हैं। ये उतना सीधा नहीं है जितना किताबों में लगता है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सबसे कंफ्यूजिंग यूनिट, फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। हाँ, और आज का मिशन ये है कि बिना किसी उबाऊ किताबी डेफिनेशन के हम सीधे रियल लाइफ और कोर्टरूम के ड्रामा में उतरेंगे। इस पूरी भूल भुलैया को आज सुलझाना है। तो इस कहानी के लिए ना थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। एक सेकंड के लिए वो कमरा इमेजिन कीजिए जहां संविधान लिखा जा रहा था। अंबेडकर जी और ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल था कि आजाद भारत का ढांचा आखिर कैसा होगा। सही बात है, आज़ादी के वक्त का सीन ही ऐसा था। इतनी सारी रियासतें थीं, अलग अलग भाषाएं थीं, सबको एक साथ जोड़ना भी था। हाँ, और उन्हें थोड़ी आज़ादी भी देनी थी। तो यहीं पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 साफ कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ एक चीज जो दिमाग में खटकती है कि अंबेडकर जी ने जानबूझकर फेडरेशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया। अरे, इसके पीछे एक बहुत गहरा लीगल लॉजिक था। इसको ना हम अमेरिका के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अमेरिका एक क्लासिकल फेडरेशन है। अच्छा, मतलब वहाँ स्टेट्स पहले आए। एग्जैक्टली वहाँ 50 अलग अलग राज्य एक साथ आए, उन्होंने आपस में एक लीगल एग्रीमेंट किया और तब जाके यूएसए बना। वहाँ स्टेट्स का एग्रीमेंट है। तो वहाँ राज्य के पास अपने नियम खुद बनाने की पावर है। लेकिन भारत के केस में क्या हम इसको एक जॉइंट फैमिली की तरह देख सकते हैं? जॉइंट फैमिली मतलब किस तरह से? मतलब जैसे सारे भाई अलग अलग कमाते हैं, अपने कमरों के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन घर के बड़े फैसलों की जो असली वीटो पावर है ना, वो पिताजी के पास ही होती है। हाँ, ये एनोलॉजी काफी हद तक सही है। लेकिन भारत का स्ट्रक्चर इससे भी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अंबेडकर जी ने साफ कहा था कि भारत के राज्य किसी समझौते का हिस्सा नहीं है। अच्छा, किसी ने कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। भारत ने सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए खुद को राज्यों में बांटा है। देश पहले था, राज्य बाद में बने। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि किसी भी राज्य को, चाहे वो पंजाब हो या तमिलनाडु, इस यूनियन से अलग होने का यानी सेसीड करने का कोई राइट नहीं है। एकदम सही। और इसीलिए एग्जाम के लिए एक मेमोरी लॉक बनाते हैं आप। जब भी पेपर में यूनियन वर्ड दिखे तो अंबेडकर जी का वो डिसीजन याद आना चाहिए। हाँ, कि राज्यों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है और देश अटूट है। पर एक डाउट है, अगर राज्य अलग नहीं हो सकते तो उनको सरकारें बनाने की आज़ादी क्यों दी गई? यहीं से संविधान का असली बैलेंसिंग एक्ट शुरू होता है। अगर हम केसी वेयर जैसे लीगल थिंकर्स को देखें तो उनके हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों आज़ाद होते हैं। तो मतलब अगर मैं किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, तो मेरी असली पावर क्या है? क्या हर छोटे काम के लिए दिल्ली फोन लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, और यही तो फेडरलिज्म की खासियत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डिवीजन ऑफ पावर्स किया है, शक्तियों का साफ बंटवारा, जो 7th शेड्यूल में लिखा है। अच्छा, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है। हाँ, बिना लिखे तो कोई भी मुकर सकता है ना। और सबसे बड़ी बात है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जो एक रेफरी की तरह काम करती है। मतलब अगर सेंटर स्टेट की पावर छीने तो सीधा कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। ये सब सुनकर तो लगता है हम पूरे फेडरल हैं। पर आगे क्या? पर फिर कुछ ऐसे रूल्स आते हैं जो पूरा गेम पलट देते हैं, जिसको हम यूनिटरी फीचर्स कहते हैं। अरे, ये यूनिटरी फीचर्स ही तो हैं जो हमें बाकी दुनिया से अलग करते हैं। पहली बात, हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। सही बात है। मतलब आप महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको स्टेट की जनता नहीं चुनती, उन्हें सेंटर अपॉइंट करता है। और एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है रेजिड्यूरी पावर्स, आर्टिकल 248। मतलब जो नए सब्जेक्ट्स आए जैसे साइबर क्राइम या एआई, वो सीधा सेंटर के पास। हाँ, जो बच गया वो सेंटर का। और इस जो बच गया वाली बात पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त लीगल लड़ाई हो चुकी है। वी वेट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1962 वाला केस। एग्जैक्टली। ये केस तो बहुत फेमस है। जहां तक मुझे याद है, ये कोयले की खदानों को लेके था ना? हाँ, हुआ ये था कि 1957 में सेंटर ने एक लॉ पास किया, कोल बेरिंग एरियाज एक्ट, और इसके तहत उन्होंने वेस्ट बंगाल में कोयले वाली जमीनें अक्वायर करना शुरू कर दिया। ओह,
तो वेस्ट बंगाल सरकार तो पूरा भड़क गई होगी इस पर। अरे बिल्कुल, उनका आर्ग्यूमेंट था कि भाई हम एक फेडरल देश हैं, हमारी जमीन हमारी है, सेंटर हमारी सॉवरेनिटी में ऐसे दखल कैसे दे सकता है। ये तो सेंटर और स्टेट का सीधा टकराव हो गया। तो बंगाल ने आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया होगा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या भारत स्ट्रिक्टली फेडरल है। चीफ जस्टिस बीपी सिन्हा की बेंच ने एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट दिया इसमें। क्या कहा कोर्ट ने? मतलब स्टेट की जमीन को सेंटर छू नहीं सकता क्या? कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए, भारत पूरी तरह से फेडरेशन नहीं है, सेंटर को जानबूझकर ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। अच्छा, तो मतलब सेंटर नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट की प्रॉपर्टी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वेस्ट बंगाल ये केस हार गया था। एग्जाम में यही ट्रैप होता है। अगर क्वेश्चन आए कि क्या भारत स्ट्रिक्टली फेडरल है, तो आंसर नहीं है। वेस्ट बंगाल केस से ये साफ हो जाता है। सही कहा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर आते हैं। हमने डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की जो 7th शेड्यूल में है। हाँ, वो 3 लिस्ट ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और वो सबसे कंफ्यूजिंग वाली कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, समवर्ती सूची। इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन, जंगल या क्रिमिनल लॉ। इन पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मेडिसिन की प्राइस, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। हाँ। अब इस पर सेंटर ने एक लॉ बनाया और बिहार ने अपना अलग लॉ बना दिया। अच्छा, और दोनों क्लैश कर गए तो? वही तो, एक लॉ कह रहा है दाएं जाओ, दूसरा कह रहा है बाएं जाओ। आम आदमी तो फंस गया ना। अब किसकी चलेगी? एग्जैक्टली। एग्जाम में ये सवाल हमेशा आता है। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेप्यूग्नेंसी, आर्टिकल 254। रेप्यूग्नेंसी मतलब टकराव। इसको एक ट्रैफिक लाइट के एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए चौराहे पर 2 ट्रैफिक लाइट लगी हैं। एक स्टेट ने लगाई है जो कह रही है ग्रीन, आगे बढ़ो, और उसी पोल पर सेंटर की लाइट कह रही है रेड, रुक जाओ। सही बात है। एक ड्राइवर दोनों को तो एक साथ फॉलो नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली। तो अब ड्राइवर क्या करेगा? ये ट्रैफिक जैम वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है। जब दोनों लॉज एक साथ फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाए तो आर्टिकल 254 लगता है। इसे एक रियल केस से समझते हैं, होइस्ट फार्मास्यूटिकल्स केस। ओह, होइस्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। इसकी स्टोरी क्या थी? तो 1981 में बिहार सरकार ने एक लॉ पास किया जिसमें उन्होंने दवाई बेचने वाली कंपनियों पर एक एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा दिया। अच्छा, टैक्स बढ़ा दिया। पर इसमें सेंटर कहाँ से आ गया? सेंटर का पहले से एक लॉ था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके अंडर हर दवाई की एक फिक्स एमआरपी थी, एक प्राइस कैप था। ओह, समझ गया। तो अगर कंपनी बिहार को वो एक्स्ट्रा टैक्स देगी तो उन्हें अपनी दवाई महंगी करनी पड़ेगी। हाँ, और अगर दवाई महंगी की तो सेंटर का रूल टूट जाएगा। कंपनी एक साथ दोनों लॉ फॉलो कर ही नहीं सकती थी। बिहार कह रहा है टैक्स दो और प्राइस बढ़ाओ, सेंटर कह रहा है प्राइस बढ़ाया तो जेल जाओगे। पूरा इम्पॉसिबल सिचुएशन। बिल्कुल। तो इस टकराव को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सुलझाया पता है? कोर्ट ने आर्टिकल 254 लगाया और कहा कि जब भी डायरेक्ट टकराव होगा तो हमेशा सेंट्रल लॉ की ही जीत होगी। वेट, तो स्टेट लॉ का क्या होगा? क्या वो पूरा लॉ कचरे के डब्बे में? नहीं, पूरा नहीं। सिर्फ वहां तक वॉइड होगा जहां तक वो सेंटर के लॉ से टकरा रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी। अच्छा, तो मेमोरी लॉक सेट करते हैं। रिपग्नेंसी मतलब ट्रैफिक लाइट कोलिजन, और इस कोलिजन में हमेशा नेशनल हाईवे यानी सेंटर की रेड लाइट जीतेगी। हाँ, पर इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन भी है जो लोग भूल जाते हैं। अगर स्टेट ने अपने लॉ पर पहले ही प्रेसिडेंट की मंजूरी ले ली हो ना, तब स्टेट का लॉ ही चलेगा। ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है। प्रेसिडेंट की मोहर मतलब स्टेट जीत गया। पर देखिए, ये सब तो नॉर्मल दिनों की बात है ना, जब कोर्ट कचहरी चल रही है। हाँ बिल्कुल। असली टेस्ट तो तब होता है जब देश में इमरजेंसी लगती है, वो मास्टर स्विच जो पूरा पावर ग्रिड 1 सेकंड में दिल्ली भेज देता है। सही कहा। आर्टिकल 352 के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो भारत का पूरा फेडरल सिस्टम रातों रात यूनिटरी बन जाता है। यानी जो पुलिस और एग्रीकल्चर स्टेट के हाथ में था, उस पर भी पार्लियामेंट लॉ बनाने लगती है। स्टेट तो बस देखता रह जाएगा। हाँ, स्टेट असेंबलीज पावरलेस हो जाती है। और इसी बीच ना एक नया कैरेक्टर सीन में आता है, गवर्नर। अरे, गवर्नर जो रहता तो स्टेट के राजभवन में है, पर उसको भेजती है सेंटर की सरकार। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना। बिल्कुल। आर्टिकल 153 से 162 तक इसका पूरा जिक्र है। तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि क्या गवर्नर स्टेट में बैठकर सेंटर की मर्जी चला सकता है?
क्या वो सीएम की चुनी हुई सरकार को गिरा सकता है? ये सवाल आजादी के बाद से ही कंट्रोवर्सीज में रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी लगाम लगाई है। एक लैंडमार्क केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। अच्छा, इसमें क्या डिसाइड हुआ? कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नर राज्य में कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला सकता, उसको सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा। मतलब वो खुद को राजा नहीं समझ सकता। लेकिन फिर 2016 वाला केस कैसे हुआ, वो नबाम रेबिया केस? अरुणाचल प्रदेश का हाँ पॉलिटिकल ड्रामा। हाँ। वहां गवर्नर जेपी राजखोवा ने सीएम से पूछे बिना ही असेंबली का सेशन 1 महीने पहले बुला लिया था। अरे हाँ, और इससे वहां की नबामतू की सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। बागी एमएलएज ने होटल में बैठकर असेंबली चला ली थी। ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स का पूरा मिसयूज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर ट्रिप को कैसे रोका? कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से कहा कि आर्टिकल 163 के अंडर गवर्नर की अपने विवेक से फैसले लेने की पावर बहुत लिमिटेड है। वो अपनी मर्जी से फ्लोर टेस्ट नहीं ऑर्डर कर सकता। तो एग्जाम के लिए मेमोरी लॉक? गवर्नर सेंटर का एजेंट जरूर है, पर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का बॉस नहीं है। उसकी शक्तियां संविधान से बंधी हैं। एकदम सही। पर एक सेकंड रुकते हैं। अगर गवर्नर की पावर लिमिटेड है, तो सेंटर के पास तो एक और ब्रह्मास्त्र है ना, आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। अगर सेंटर को कोई स्टेट सरकार पसंद नहीं आ रही, तो वो 356 लगाकर उसको सीधा बर्खास्त कर सकती है। तो फिर स्टेट्स का वजूद ही क्या रह गया? और इसी ब्रह्मास्त्र के गलत यूज को रोकने के लिए भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस आया, एसआर बोम्मई केस। इसने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, 1980s और 90s का वो वक्त जब आर्टिकल 356 का पूरा मजाक बन गया था। रातों रात विरोधी पार्टियों की सरकार गिरा दी जाती थी। सही कहा। एसआर बोम्मई केस की शुरुआत अप्रैल 1989 से होती है। बोम्मई कर्नाटका के सीएम थे। उनकी पार्टी के कुछ एमएलएज ने पाला बदला और गवर्नर को लेटर दे दिया। लेटर में लिखा होगा कि हम सीएम से सपोर्ट वापस ले रहे हैं। तो क्या उनको असेंबली में मेजॉरिटी साबित करने का मौका मिला? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बोम्मई जी ने अगले ही दिन 7 एमएलएज वापस अपनी साइड कर लिए और गवर्नर से कहा, मुझे फ्लोर टेस्ट का मौका दीजिए। तो गवर्नर ने मान लिया? बिल्कुल नहीं। गवर्नर ने रातों रात दिल्ली रिपोर्ट भेज दी कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है और बोम्मई सरकार बर्खास्त। बिना वोटिंग कराए सरकार गिरा दी। ये तो सीधे लोकतंत्र की हत्या थी। और ये सिर्फ वहां नहीं हुआ, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, हर जगह यही पैटर्न। आखिर में ये सारे केसेस जुड़कर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच के पास गए। सवाल यही होगा कि क्या प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर पर कोई रोक है या नहीं? तो इस थ्रिलर का क्लाइमेक्स क्या निकला? कोर्ट ने जो रूलिंग दी ना, उसने सेंटर की मनमानी हमेशा के लिए रोक दी। पहला पॉइंट, आर्टिकल 356 का ऑर्डर फाइनल नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वेट, मतलब अगर सेंटर ने गलत इंटेंशन से सरकार गिराई, तो एससी उस ऑर्डर को फाड़कर फेंक सकता है? बिल्कुल, और गिरी हुई सरकार को वापस कुर्सी पर बिठा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि मेजॉरिटी का फैसला राजभवन के बंद कमरों में नहीं होगा, सिर्फ असेंबली के फ्लोर पर होगा। फ्लोर टेस्ट जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी इस केस की? कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि फेडरलिज्म संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये आज के डिस्कशन का सबसे मेन पॉइंट है। जिसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता, उसको आसान भाषा में बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो नींव है जिसे पार्लियामेंट अमेंड करके भी नहीं तोड़ सकती। पेंट बदल सकते हो, पिलर नहीं। सही एग्जाम्पल है। इसका मतलब है राज्यों का अपना आजाद अस्तित्व है, वो सेंटर के नौकर या अपेंडेजेस नहीं है। तो जब भी कोई पूछे कि स्टेट्स की सबसे बड़ी ढाल क्या है, मेमोरी लॉक याद रखना। एसआर बोम्मई केस इक्वल्स फेडरलिज्म इक्वल्स बेसिक स्ट्रक्चर। एकदम सही कैच किया। तो अब अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समेटें तो क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत ना तो अमेरिका जैसा पूरा फेडरल है और ना यूके जैसा पूरा यूनिटरी। हम क्वासी फेडरल हैं। हाँ, हमारा संविधान नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल बैलेंस बनाता है। अगर ये बैलेंस, वो ट्रैफिक लाइट वाली रिपग्नेंसी और बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया, तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता।
बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए लॉक हो गया होगा। पर जाते जाते ना एक चीज है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। हम एसआर बम्बई केस को सेलिब्रेट करते हैं कि स्टेट सिक्योर हैं, पर जरा आर्टिकल 360 के बारे में सोचिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक इंडिया में कभी लगी नहीं है। हाँ, लगी नहीं है, लेकिन अगर कल को बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश आ जाए और 360 लग जाए तो सेंटर स्टेट्स का पूरा बजट और खजाना अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये तो प्रोविजन है। तो क्या ये सच्चा फेडरलिज्म सिर्फ तब तक है जब तक तिजोरी भरी है? जैसे ही पैसा खत्म होगा, राज्यों की वो आजादी जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई, वो रातों रात हवा हो जाएगी? ये एक बड़ा पॉइंट है सोचने के लिए। ये वाकई में एक बहुत गहरा सवाल है कि क्राइसिस के वक्त स्टेट ऑटोनॉमी का क्या होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आज की ये सिनेमैटिक लीगल डीप डाइव क्लियर लगी और कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए लॉक हो गए तो इस एपिसोड को शेयर करें और वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए लीगल ड्रामा की पूरी डिकोडिंग के साथ।